हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गोदान, जिसके 18 भाग हमने पढ़ लिए हैं और आज हम 19वां भाग पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि खन्ना और गोविंदी के बारे में लेखक बताता है कि खन्ना और गोविंदी में पटती बिल्कुल भी नहीं है। खूब खन्ना के पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। गोविंदी भी कम रूपवती नहीं है, लेकिन गोविंदी को जो चाहिए वो खन्ना नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मन के बहलाव के लिए गोविंदी है वो कविता भी कर लेती है, लेकिन जो खन्ना और उनके बीच में संपत्ति की जो दीवार है, खन्ना हमेशा दौलत के चक्कर के पीछे रहते हैं। वो बाहर तो मीठा बोलते हैं लेकिन घर पे आ, बिल्कुल मीठा नहीं बोलते हैं। तो उनके जो बीच की जो दीवार है वो हमेशा ऊंची होती जाती है। आज खन्ना जी उठे हैं तो सुबह सुबह उन्हें पता चला है कि शेयर उनके गिर गए हैं। शक्कर की मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। चांदी जिस भाव से खरीदी थी उसमें भी नुकसान हो गया है। और जो लाहौर के बैंक में क्या है, एक मुकदमा दायर हो गया है। तो पहले से उनका मूड खराब था। फिर गोविंदी बोलती है कि उनका छोटा बेटा था भीष्म, तो वो बुखार से पीड़ित हो गया है और वो कहती है कि किसी डॉक्टर को बुलवा लीजिए। वो कहता है किसको बुलाऊं? तो वो कहता है कि डॉक्टर आप नाग को बुला लीजिए। अरे वो तो बेकार है और वो तो ऐसे ही देख जाएगा। मिस्टर खन्ना उसकी मना करते हैं। मालती कहती है तो और कौन है, मैं तो उनको ही जान, मालती नहीं, गोविंदी कहती है कि और कौन है, मैं तो उनको ही जानती हूँ, कि 3-4 बार वो आ भी चुके हैं तो आप उनको ही बुलवा लीजिए। लेकिन खन्ना का मन था कि किसी तरह मालती की बात चलाऊं। वो कहता और कौन है ही, कि मालती को क्यों नहीं बुला लेते हैं, एक नारी है और वो बच्चों को अच्छी तरह से देखेगी भी। लेकिन जो गोविंदी है वो इस बात का विरोध करती है कि वो बच्चों का इलाज नहीं कर सकती, वो तो केवल पुरुषों के दिल का इलाज कर सकती है। इसी बात से उनमें क्या है, ठन जाती है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। गोविंदी है वो भी अपनी तरफ से कहती है कि भाई उसने तो क्या है, वो तुम जैसों को गुलाम बना करके रखना चाहती है। तुमसे तुम उसके पीछे दुम हिलाते रहो, इसलिए वो तुम्हें रोटी का टुकड़ा फेंकती है, लेकिन कभी भी तुमको पति बना करके वो नहीं रख सकती है। खन्ना कहते हैं कि मैं जब चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। इस प्रकार की जली कटी बातें हैं। गोविंदी उसको वेश्या तक की उपमा दे देती है। तो दोनों क्या है, दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती हैं और अंत में खन्ना है वो उसको 3-4 चांटे मार देते हैं। उसके दोनों गालों को पकड़ लेते हैं, कानों को ऐंठ लेते हैं। इसके बाद में डॉक्टर आते हैं और बच्चे का इलाज होता है, लेकिन गोविंदी है वो कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो कहती है कि अब भाई मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जिस घर में, चलो पति की तो मैं जैसे तैसे सह भी लूँगी, लेकिन मालती के शासन को मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ। औरतों में क्या है, ईर्ष्या ढाह बहुत होता है। तो वो कितनी भी अच्छी है लेकिन फिर भी उसे इस प्रकार की बातें स्वीकार्य नहीं हैं और वो तांगा मगबा करके घर से निकल जाती है। वह कहती है कि मैं अपने पेट के लिए तो कर ही लूँगी, तो जहाँ मैं रहूँगी वहीं कमाऊँगी वहीं खाऊँगी, लेकिन मुझे इस घर में बिल्कुल भी रहने का अधिकार नहीं है। और वो कोई भी चीज़ नहीं ले जाती है, बच्चों को भी छोड़ जाती है। केवल छोटे बच्चे जो बीमार हो गया था उसको ही वह ले गई थी और सोचती है कि कई बार आकर के मैं बच्चों को देख जाऊंगी। सांझ हो जाती है और गोविंदी है पार्क में चली जाती है, जहाँ पर कीचड़ में उसके पैर हैं वो सन जाते हैं, लेकिन पाइप के पानी से वो धोती है। बैठ जाती है, बातों को याद कर रही होती है, अपनी माँ को वो याद करती है। उसके बाद में आ, सास को याद करती है कि भाई सास है वो मुझको मनाती थी, आज तो कोई मनाने वाला भी नहीं है। थोड़ी देर बाद में मेहता जी आ जाते हैं और मेहता जी पूछते हैं कि आपका बच्चा रो रहा है, लाइए मैं चुप करा देता हूँ। वो कहती है कि आपको ये अनुभव नहीं है। वो कहता है कि मैं आगे के लिए क्या कर लेता हूँ, अभ्यास कर लेता हूँ। तो वो बच्चे को चुप करा देते हैं उछाल उछाल करके। तो वो कहते हैं देखिए बच्चा चुप हो गया। तो मालती कहती है कि मैं भी एक बच्चा लाऊंगा। वो कहती है बच्चा भी लाइएगा, बच्चे की माँ भी लाइएगा, कि बच्चे की माँ तो कहीं मिल नहीं रही है। वो कहती है मिस मालती है बहुत बढ़िया, सुंदर है, शिक्षित है, गुणवती है, मनोहारिणी है। वो कहते हैं कि भाई मिस मालती में सारे गुण हैं, लेकिन मैं जो अपनी स्त्री में गुण देखना चाहता हूँ वो मिस मालती में नहीं है। ठीक है, तो आप कैसी स्त्री चाहते हैं? कि मैं ऐसी स्त्री चाहता हूँ जिसकी मैं पूजा कर सकता हूँ। तो गोविंदी हंसती है, कहती है कि आप कोई स्त्री नहीं बल्कि आप तो एक प्रतिमा चाहते हैं। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं, ऐसी स्त्री इस शहर में है, लखपति की पत्नी है, विलास को तुच्छ समझती है, मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है और जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है।
इस प्रकार की बातें हैं वो कहती है। गोविंदी समझ जाती है कि मेहता जी मेरे बारे में कह रहे हैं। उसके हृदय में आनंद का कंपन है वो हो जाता है और वो कहती है कि आप मुझको उसके दर्शन करा दीजिए। वो कहता है कि भाई मैं उसी देवी से तो बोल रहा हूँ। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मेहता कहते हैं कि मैं अपने जीवन के बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वो किसी देवी के चरणों की सेवा है। गोविंदी के आंसू आ जाते हैं, भावावेश में आ जाती है। वो कहती है कि आपको तो एक कवि होना चाहिए। मेहता जी कहते हैं कि दार्शनिक हुए बिना कोई कवि नहीं हो सकता है। इसके अलावा वो कवि की बातें भी कहते हैं कि जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए क्या होता है, सुख होता है। कवि की तो आशाएं कौन होती हैं, बुझी हुई आशाएं, टूटे हुए हृदय के आंसू, मिटी हुई स्मृतियां ही उसके लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। गोविंदी कहती है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसी हूँ, बहुत सारी नारियां हैं गली गली में ऐसी पड़ी हुई हैं। मेहता जी कहते हैं कि भाई शराब की बात चलती है, जिसके बाद में शराब की वो कसम खा लेते हैं कि भाई मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद में गोविंदी कहती है कि भाई मैं अपनी कथा है किसको सुनाऊं, इस मालती ने मेरा जीना हराम कर रखा है, आप इस मालती से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। तो मेहता है उसको बड़ा सम्मान महसूस होता है कि भाई जिसके सामने मैं सेवा करना चाहता हूँ, जिसके चरणों में सर रखता हूँ, वो जिसे मैं अपनी इष्ट देवी समझता हूँ, वो मेरे सामने आज हाथ फैला रही है। इस प्रकार की बातें हैं। वो कहते हैं, मेहता जी कहते हैं कि भाई कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। और इसके बाद में वो अपना सर्व प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं कि मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। और हम में जीवन शक्ति इतनी नहीं है, इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने पर वह क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इस प्रकार की बातें हैं वो करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, कि मैं तो आज से घर छोड़ करके आ गई हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आपको घर चलना पड़ेगा, कि तांगा लाई हूँ मैं। तो तांगे को मेहता जी पैसे दे करके वापस लौटाते हैं और गाड़ी में ले चलते हैं। दोनों मौन हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं समझता हूँ कि माता नारी केवल क्या है, माता है, और इसके उपरांत वह जो कुछ है वो सब मातृत्व के लिए क्या है, उपक्रम है। इस प्रकार की बातों बातों में घर आ जाता है, उसके बच्चे उसे लिपट जाते हैं। मेहता की आंखें सजल हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई देखिए, नारी हृदय इतना ज़्यादा विलास पा करके, पैसा पा कर भी ये कितना दुखी है। तो यहाँ पर हमारा 18 भाग है दोस्तों, 19वां भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको पसंद आ रहा होगा, कहानी आपको याद हो रही होगी। सूचित करते रहिएगा कमेंटों के माध्यम से। देखिए, मिर्ज़ा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी है और अखाड़ा भी है। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्ज़ा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़नतिये आज उठते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं होती हैं। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं, यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से नगर का राजनीतिक संचालन होता है, तो मिर्जा जी का जो क्या है, अखाड़े से। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। वह अब सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता। ना कभी हिम्मत आता है, लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ़ की दुकान भी खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़ा आया तो उसने शरबत की दुकान उठा दी, गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 250-300 रुपये से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीने धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है।
राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं। और कोई भागता नहीं, वह फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपया पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की, अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं हैं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वाले गाड़ी वाले धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। और इस 10-11 महीने में उसने अपनी मेहनत और किफ़ायत पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्ज़ा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उसका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर आकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहो, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल ना कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना ना जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही ना थे। इधर आए उधर गायब। यह तो ना कह सका मैं रुपए ना दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं हैं। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए ना डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, यह आप कहते हैं मालिक, रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी। मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही को गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे से वह मिलना भी पसंद ना करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिनसे वह समय समय पर रुपयों के ढूल लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र ना थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल की अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता था वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने ना कभी किराया मांगा ना उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी ना था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाले रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर रुपए दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोंकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था
तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी सब बराबर। बीड़ी तम्बाकू को भी पैसा ना रहता, उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ। फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो, नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है, उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आदमी के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम ना मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो, उतनी ही देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मासों चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाम दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों झुनिया सब के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियाँ और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्राक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीज़ें आ गईं, बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने जी चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में ना घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। देखिए यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद जी संदेश दे रहे हैं। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी ना था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा है, वैसे ही एक्का इधर फेंक दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसने कई चाबुक लगाए। गोबर ने एक्के पर सामान रखा, एक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एक्के पर बैठ गया। सड़क पर एक्का सरपट दौड़ा जा रहा है। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था। और घोड़ा था पानीदार, घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकाल कर भूरे की तरफ बढ़कर कहा, लो घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा, तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो तुमसे इनाम लूंगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी, यानी जीता नहीं छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ ना कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मिर्जा खुर्शीद हैं, शराब के आदी हैं, गोबर से रुपया मांगते हैं, लेकिन गोबर है वो नहीं देता है। काफ़ी दिनों में उसने संपत्ति बना ली है और वो सूद पर रुपये देता है। लेकिन पिछली बार उन्होंने मिर्जा खुर्शीद को रुपए दिए थे जो कि अब तक वापस नहीं मिले थे, तो गोबर हिचकिचा रहा था। वो कहते हैं कि भाई मेरे सोने की अंगूठी है तो उसको रख ले, लेकिन वो मना कर देता है कि भाई मेरे पास नहीं है। मिर्जा जी कहते हैं कि भाई अब मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं, इसने मेरी लाखों की दौलत है इस शराब ने बर्बाद कर दी है। वो चले जाते हैं। उसके बाद में अलादीन आता है, वो अपनी बेटी की विदाई कर रहा था, तो 5 रुपये है वो मांगने आता है। गोबर ने सूद पर 5 रुपये दे देता है। वो कहता है कि भाई अब तो तुम अपनी घरवाली को ले आओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें रोटी ठोकते हुए। वो कहता है कि भाई खर्च नहीं चल पाता। वो कहता है कि औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है, इसी में आपका जुगाड़ निकल आएगा। और जितनी देर में तुम आलू सब्जी रोटी पानी बनाते हो, उतनी देर में तो तुम चाय और ज़्यादा बेच लोगे। आजकल तो चाय 12 मास चलती है। वो उसको बात समझ में आ जाती है और वो उबलते हुए आलू को छोड़ करके घर जाने की तैयारी करता है, जिससे कि सारे लोग उसको पहुंचाने के लिए आते हैं। भूरे है जो कि घोड़ा चलाता है, वो उस पर बैठ करके आ रहा है। अगला है देखिए दोस्तों,
फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांवों में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया है। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गंडासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजूरी करने लगा है। किसान नहीं है, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता ना था। होरी उसका स्वभाव जानता था पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में एक बोझ ऊख ना कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे भरपेट भोजन ना मिलता था। प्राय 1 जून तो चबेने पर ही कटता था। दूसरा जून कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। उस पर दाता दीन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम लेने पाता तो ताज़ा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले, घुड़कियाँ पड़ने का भय था। धनिया और तीनों लड़कियां ऊख के गट्टे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्टे पकड़कर दम मारने लगी। दाता दीन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सैंत मैत में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख ना ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदलकर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं। तुम्हारी मजूरी करने से बैल तो नहीं हो गए, जरा मूड पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दीन बिगड़ उठे, पैसे देने हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। धनिया कुछ कहने को ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं है धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है। धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ लेकिन चलते हुए बैल को ओंगी ना देना चाहिए। कि भाई बैल है वो चल रहा है, उसमें आप पीछे से और जान मार रहे हो तो क्या है, दिक्कत है। दाता दीन ने लाल आंखें निकाल ली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी, तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती। दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगेगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज़ की पहुंच के बाहर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गंडासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह उस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था, सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ा अंधकार छा गया। मालूम हुआ कि वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभालने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दी और अचेत हो गया। गंडासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्टा लिए आई, देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्टा पकड़कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई और उसका सिर अपने जांग पर रखकर विलाप करने लगी।
तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला, जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल हैं। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए, स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है, दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी, नहीं मानता, लाला जी नहीं मानता, भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सबर कर गई, अब सबर नहीं होता, हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी, उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, बिब्बल होकर गले से लिपटकर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नखों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, ना जाने कैसे जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भत्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर, लड़कों का भाग था नहीं, तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे धकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब ना जाने कौन सा दुख देखने के लिए मुझे जलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए, चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया, और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी, पर अपने उछाए को भीतर ही दबा गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था, आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका ना हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक ना भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारे राह देखते देखते आंख फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया है, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया अम्मा, यहाँ लखनऊ में तो था। और इतने नियरे यानी नज़दीक रहकर भी कभी एक चिट्ठी ना लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बांट बखरा करने में लगी हुई थी। लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी।
असामी को देखकर महाजन उससे वह रुपये वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए हैं। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सब का सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने ना देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाई, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देखकर भी नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से आया है, वह गांव भर में बेना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद करके खाए। अब संदूक खुला, उसमें से साड़ियाँ निकलने लगीं। सभी किनारदार साड़ियाँ थीं, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर हैं बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहे पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलियान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थितियों का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से बाल झा दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थीं। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर, अब वह गोबर थोड़े ही है, उसको जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में ना जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीने से सहुआइन एक पैसे की चीज भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी ना पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित ना समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए, लड़का समझदार है, छोकरों की तरह और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिलें तो ब्याज तो दे दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टॉप और जूता पहना कर राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता है। अंदर गोबर और झुनिया में मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर ना खोज ना खबर की मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम, मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताकली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, दुनिया में भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से ना उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसी हो रही है, खेती बाड़ी सब टूट गई
थोड़ी सी पंडित जी महाराज के साजे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे। उसकी गर्मी यूं भी कम ना थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाएं। यह डांका है, खुला हुआ डांका। 3-3 साल को वो चले जाएंगे तीनों। यों ना देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो ये पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये दांड लगाए। 30 मन अनाज ऊपर से उसी में से और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाकर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बाल के प्यार में उसे आनंद ना आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएं। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा मुस्कुराया, फिर जोर से चीखा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं। देखता कोई कैसे एक ढेला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सोचने लगी हैं। नहीं, घर से भागते क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद। लाओ निकालो, देखूं इतने दिन में क्या कमा के लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा, अब देखिए गोबर मतलब क्या है, पैसे कमा कर लाया, उतने में ही कितना बदल गया है। अम्मा क्यों ना जाने देंगी, उनसे मतलब वह मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा है? थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी लेकिन दादा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ ना कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठा कर आप ना जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजदूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांवों में कोई विशेष परिवर्तन ना था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह है और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर ना सलाम किया ना बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज
पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपये मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी सिंह बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा ना कमा पाते थे, और यह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उसके जेठे पुत्र का यानी बड़े पुत्र का नाम है। को भी कोई काम दिला दो तो भेज दूं। ना पढ़े ना लिखे, एक ना एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करें पेट ही नहीं भरता। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पर पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। तो किसका कदर है भैया? गोबर का। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी सिंह मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना है वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांट लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इसी फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खाके तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझसे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान में भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतफन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं तो एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो करके लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घोटे, दूधिया भी, नमकीन भी और रंगों के साथ कालिख भी बने। मुखियों के मुंह पर कालिख ही पोती जाए, होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर ना बांध दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रात मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे। लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, रार मत बढ़ाओ। दादा तुम बीच में ना बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहे कहते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गई?
और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल के ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक ना करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम तो बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी नहीं देखता। मरने जीने में आदमी क्या है, बिरादरी ही देखता है। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, इसीलिए कि घर में रोटी ना थी। रुपए हों तो ना कोई हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई। गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था। लड़के की अकल जैसे खुल गई है। कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर आई और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करें। अब किससे कहूँ, दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी ना जाता। और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ कर बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिलता आऊँ, फिर ना जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद में बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाएं तो लेते आना। चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए मैदान से हटने वाला नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसने कभी चमरौंदे जूते भी मैसर नहीं हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा कुछ अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही उस पर गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी चिंता कुछ मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा, आसामी से गठ जाए, आकर मालिक से कह दिया घर पर है नहीं। चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। कुछ कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेट खटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते करते भोला के द्वार पर जा पहुंचे। भोला बैठे सूतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सूतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप ना लगे। लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ, जाओ। मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे, कब आए।
गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, ना किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो साल 2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए। वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता ही नहीं पड़ता। रोजगार का जो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है। सानी पानी खोलना बांधना सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं? रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुध नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध है, बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े आदमियों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे स्वर से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है? मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे लेते जाओ, मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो हैं। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद है? सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि दुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हंडियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोबर है वो लखनऊ से आता है, गांव में आता है। गांव में आते सारे खुशी होते हैं, हालचाल लेता है, सामान लाता है और सभी से मिलकर के आता है। और वहाँ योजना बनती है कि होली पर सभी मुखियों का क्या है, स्वांग करके इनकी भद दौड़ाई जाए। सभी से बातचीत करता है। इसमें झिंगुरी सिंह हैं, दातादीन हैं और पटेश्वरी हैं। उसके बाद बैलों की गोई लेने के लिए भोला से चला जाता है और बड़े ही वह तरीके से कि जंगी को काम पर लगाने की कह करके वो भोला को बिल्कुल क्या है, द्रवित कर देता है। और भोला स्वयं ही बात कह देता है कि भाई तुम अपनी गोई बैलों की जोड़ी को ले जाओ। तो चलिए इसकी और समरी हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।